नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकाश सरोज और इंडिया वॉइस के इस खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव में आप सभी का स्वागत है। पहली खबर है लखनऊ से, जहां पर भारतीय जनता पार्टी 22 जुलाई को प्रदेश भर में एक साथ बूथ सम्मेलन आयोजित करने जा रही है। प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों में एक साथ बूथ सम्मेलन होगा। इस सम्मेलन के जरिए बीजेपी बूथ अध्यक्षों का सत्यापन करेगी। पार्टी असली और नकली बूथ अध्यक्षों की पहचान करने की तैयारी में है। बैठक के दौरान बूथ प्रबंधन को लेकर बूथ अध्यक्षों से सवाल भी पूछे जाएंगे। पूरी जानकारी दे रहे लखनऊ से सहयोगी बसंत मिश्रा। विधानसभा सीटों पर एक साथ 22 जुलाई को बूथ सम्मेलन करवाएगी, जिसमें बूथ स्तर के जो मंडल अध्यक्ष हैं वो जुड़ेंगे, साथ में जिले के जिलाध्यक्ष जुड़ेंगे। अगर बात की जाए गोरखपुर से, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से जुड़ेंगे। साथ में चूंकि प्रदेश अध्यक्ष अपने मंत्रियों के साथ अलग अलग जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिससे लगातार जो बूथ अध्यक्ष का जो सम्मेलन हो उसमें 403 विधानसभा क्षेत्रों पर बूथ सम्मेलन हो, जिसमें भाजपा असली नकली बूथ अध्यक्षों की करेगी पहचान। साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में रहेंगे, वहां से शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष और जो मंत्री हैं वो भी अलग अलग जिलों से जिम्मेदारी संभालेंगे। बैठक में बूथ अध्यक्ष का होगा सत्यापन। बूथ अध्यक्ष के प्रबंधन को लेकर पूछे जाएंगे सवाल। तो कहीं ना कहीं लगातार भारतीय जनता पार्टी अभी से तैयारियां 2027 की शुरू कर दी है। उसी कड़ी में 403 विधानसभा सीटों पर फिर से एक बार बूथ सम्मेलन करने जा रही है। ऐसे में वहां पर जो भी बूथ अध्यक्ष होंगे उनको शामिल किया जाएगा। उनसे 2027 के चुनाव के किस तरह से जीत है उसकी भी रणनीति को लेकर के चर्चा होगी। वीडियो जर्नलिस्ट हमारे साथ बसंत मिश्रा, इंडिया वॉइस, लखनऊ। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो चुका है, लेकिन मानसून सत्र से पहले बीएसपी प्रमुख मायावती ने कई अहम मुद्दों पर सरकार को घेरा है। मायावती ने सोशल मीडिया पर कहा कि सदन से लेकर सड़क तक टकराव की स्थिति बन रही है, जिसे बेहतर सूझबूझ और संवाद के जरिए टाला जाना चाहिए। उन्होंने पेपर लीक की घटनाओं को गंभीर बताते हुए सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की। पूरी जानकारी दे रहे लखनऊ से सहयोगी बसंत मिश्रा। सत्र से पहले बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने ट्वीट करके निशाना साधा है। कहा कि विपक्ष को भी चाहिए मानसून सत्र, चूंकि दिल्ली में शुरू हो रहा है। ऐसे में मायावती ने कहा है कि सदन को लेकर सड़क तक टकराव की स्थिति पर जिक्र किया है। साथ में ये भी कहा है बेहतर सूझबूझ से टाला जाना चाहिए टकराव। मायावती ने ये भी कहा, पेपर लीक मामले को लेकर के भी मायावती ने गंभीर सवाल उठाए। साथ में कहा पेपर लीक को रोकने के लिए सरकार सख्त कदम उठाए। साथ में उच्च पदों पर बैठे लोगों को कड़ी कानूनी सजा हो, इसको लेकर के भी मायावती ने जिक्र किया है। चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, कोचिंग संस्थान हो, इनको तेजी से पनपने नहीं देना चाहिए, इसका भी जिक्र किया है। तो ऐसे में सारी कोचिंग संस्थानों पर भी निगरानी जरूर रखी जाए, इसको लेकर के मायावती ने जिक्र किया। सरकारी शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर बेहतर बनाया जाए, उसको लेकर के जिक्र किया। तो कहीं ना कहीं लगातार कांग्रेस जनता पार्टी के द्वारा जो आंदोलन किया जा रहा था उसको भी बताया कि ये बाध्य ना हो, उसी को लेकर के तो लगातार पूर्व मुख्यमंत्री मायावती लगातार सरकार से ये भी कहती आई हैं कि लगातार कोई सरकार ऐसा ठोस कदम बनाए जिससे जो भी पेपर लीक हो रहा है, जो भी तमाम सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उसको रोकने का काम कर सके। वीडियो जर्नलिस्ट हमारे साथ बसंत मिश्रा, इंडिया वॉइस, लखनऊ। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के सियासत में ओवैसी की एंट्री हो गई है। सहारनपुर रैली में असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी को लेकर बड़ा बयान दिया। कहा कि जो पार्टी बीजेपी को हराएगी हम उसका साथ देने को तैयार हैं। पूरी जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी अजहर खान। 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टी अपनी जमीन मजबूत करने में जुट गई हैं और ऐसे में सपा और कांग्रेस की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर गठबंधन कर रखा है। बावजूद इसके सपा और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कांग्रेस पार्टी का ये दावा है कि हमें आधी सीटें दी जाएं। हालांकि इस पूरे मामले में समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई बयान नहीं दिया जा रहा है। अब इस पूरे मामले में AIMIM के नेता असदुद्दीन अवैसी की भी एंट्री हो गई है। असदुद्दीन अवैसी बीते दिनों सहारनपुर दौरे पर थे, वहां पर उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया और उसमें यह भी कहा कि जो पार्टियां प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहती हैं मैं उनके साथ हूं। क्या ये खुला ओपन चैलेंज है इंडिया गठबंधन के लिए कि असदुद्दीन अवैसी इंडिया गठबंधन के साथ है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के साथ है? हालांकि इन दोनों पार्टियों की तरफ से अभी इसको लेकर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन उत्तर प्रदेश में राजनीतिक गलियारों में जो हलचल है वो तेज नजर आ रही है।
कैमरा पर्सन हरीश के साथ अजहर खान, इंडिया वॉइस, लखनऊ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से जुड़े आय से अधिक संपत्ति मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई हुई। मामले को लेकर दाखिल क्रिमिनल रिट पिटीशन पर हाईकोर्ट में सुनवाई की जाएगी और इस याचिका में 10 केंद्रीय जांच एजेंसियों को भी पक्षकार बनाया गया है। पूरी जानकारी दे रहे हैं लखनऊ से सहयोगी बसंत मिश्रा। नेता राहुल गांधी की आज आय से अधिक संपत्ति मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। चूंकि 12 मई को पिछली सुनवाई हुई थी, उसी कड़ी में आज इलाहाबाद की हाईकोर्ट के बाद लखनऊ में इसकी सुनवाई होनी है। साथ में ये भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी पर हाईकोर्ट द्वारा लगातार क्रिमिनल एक्ट के तहत इसमें आज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। 10 केंद्रीय जांच एजेंसियों को भी एक पक्षकार बनाया है, जिसमें जांच एजेंसियों ने प्रारंभिक जांच रिपोर्ट दाखिल कर दी थी। उसी की कड़ी में आज लखनऊ हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई होनी है। चूंकि बताया जा रहा था कि राहुल गांधी पर आय से अधिक संपत्ति है, उसी के चलते 10 जांच एजेंसियों ने जो रिपोर्ट सौंपी थी कोर्ट को, उसी आधार पर आज सुनवाई, पिछली सुनवाई 12 मई को कोर्ट के निर्देश पर हुई थी। उसके बाद कहा गया था कि लगातार जो भी एक प्रक्रिया थी उसी के चलते लगातार कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। आज फिर से लखनऊ के हाई कोर्ट में राहुल गांधी पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में सुनवाई होगी। उस सुनवाई में आखिर में क्या निकल के आएगा ये तो देखने वाला समय है, लेकिन ये भी माना जा रहा है कोर्ट या तो समय दे सकता है या फैसला सुना सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश साथ बसंत मिश्रा, इंडिया वॉइस, लखनऊ। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फिर से एसआईटी के गठन का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि इनमें से कुछ सीनियर विशेषज्ञ आईपीएस अधिकारी को जांच टीम की अगुवाई करे। पूरी खबर बता रहे लखनऊ से सहयोगी बसंत मिश्रा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज एसआईटी द्वारा फाइनल रिपोर्ट सौंपी गई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है उत्तर प्रदेश सरकार को कि फिर से एसआईटी का गठन करके फिर से जांच कराई जा सके। इस गठन में भी सुप्रीम कोर्ट ने जिक्र किया है कि कुछ सीनियर आईपीएस अधिकारियों को एसआईटी में शामिल किया जाए जो जिसकी गहनता से जांच कर सके। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अब एसआईटी का फिर से गठन करने को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्देश दिए गए हैं। वहीं पर अगर बात की जाए राम मंदिर चढ़ावा चोरी में, तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने ये भी जिक्र किया कि जो एसआईटी की टीम में थे अधिकारी, उनका नाम भी सरकार से मांगा गया है। अब अगले सोमवार को फिर से सुनवाई होगी। उसके बाद जो भी एसआईटी की टीम के द्वारा नाम दिए गए थे उन पर भी सुप्रीम कोर्ट चर्चा करेगा। फिलहाल एसआईटी की टीम को फिर से गठन करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। अब देखना ये होगा कि सरकार के द्वारा एसआईटी टीम का फिर से गठन करके किस तरह से जांच कराई जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश साथ बसंत मिश्रा, इंडिया वॉइस, लखनऊ। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। पहले ही दिन सदन के भीतर और बाहर विपक्ष ने विभिन्न मुद्दों पर जोरदार हंगामा और प्रदर्शन किया। वहीं शिक्षा सुधार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शनकारियों ने जंतर मंतर से संसद भवन तक मार्च निकाला। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए हल्का बल प्रयोग, लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़े। पूरी खबर की जानकारी दे रहे दिल्ली से सहयोगी अरविंद कुमार। मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है, जो 13 अगस्त तक चलेगा। मानसून सत्र शुरू होते ही विपक्षी दलों के जो तेवर थे वो काफी तल्ख दिखे। सदन की कार्रवाई 11 बजे जैसे ही शुरू हुई, सदन के बाहर और सदन के अंदर विपक्षी दलों का जोरदार हंगामा भी देखने को मिला। विभिन्न मुद्दों को लेकर जो विपक्षी दल के सांसद है जोरदार प्रदर्शन किए। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा उन्हें समझाने की कोशिश की गई, सदन चलाने की बात कही गई, लेकिन विपक्षी दल विभिन्न मुद्दों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किए, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष द्वारा 12 बजे तक सदन की कार्रवाई स्थगित कर देनी पड़ी। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो जंतर मंतर पर जो सीजेपी है, जो सीजेपी के संस्थापक है अभिजीत दीपके, उन्होंने आज लोकसभा मार्च का ऐलान भी किया था, क्योंकि पिछले कई दिनों से दिल्ली में जंतर मंतर पर उनका प्रदर्शन हो रहा है। शिक्षा में सुधार, केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर लगातार वो प्रदर्शन भी कर रहे हैं। जो शिक्षाविद है, सामाजिक कार्यकर्ता है, सोनम वांगचू भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। उनका अभी तक जो है वो भूख हड़ताल, यानी अनिश्चित काल के लिए उनका भूख हड़ताल जारी है। अस्पताल जिस तरह से लगातार उनकी सेहत में गिरावट आ रही थी, जिसके बाद हाईकोर्ट के निर्देश पर दिल्ली पुलिस ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने लोगों से अपील की थी कि 20 जुलाई को जो लोकसभा का जो सदन चलेगा उसमें हमें सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए संसद भवन मार्च भी करना है, जिसके लिए
आज देश भर के कई जो प्रदर्शनकारी है दिल्ली पहुंचे, जंतर मंतर पर जोरदार प्रदर्शन हुआ और जो छात्र हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं, लोकसभा की तरफ बढ़े। और इसके छात्रों को भीड़ को इकट्ठा देख पुलिस प्रशासन ने उन्हें तितर बितर करने के लिए हल्का बल का भी प्रयोग किया, लाठी चार्ज भी की गई और आंसू गैस के गोले भी छात्रों पर दागे गए, जिसको लेकर जो विपक्षी दल के सांसद हैं, चाहे अखिलेश यादव हो, डिम्पल यादव हो या फिर मीसा भारती हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, राहुल गांधी हो या फिर प्रियंका गांधी, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि छात्रों के साथ सरकार अन्याय कर रही है, क्योंकि सरकार एक चर्चा चाहते हैं कि आखिर देश भर में जो नीट पेपर लीक हो रहा है या फिर अन्य तरह की जो पेपरें लीक होती, इसका दोषी कौन है। यदि सरकार दोषी है तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है। तो छात्रों की जो मांग है, उस मांग को लेकर छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन सरकार द्वारा उन पर बल का प्रयोग किया गया, उन पर लाठीचार्ज की गई, वो जो लोकतंत्र में ठीक नहीं है। हालांकि जिस तरह से प्रदर्शन हो रहा था, प्रदर्शन को देखते हुए जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अपने चेंबर में बुलाकर उनसे मीटिंग की। हालांकि मीटिंग का सारांश अभी तक क्या निकला इसका किसी को अभी तक पता नहीं है, लेकिन माना यह जा रहा है कि जिस तरह से छात्रों ने, प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो, अब ऐसे में चर्चा जोर पकड़ ली है कि आखिर अमित शाह ने उनसे बुलाकर जो मीटिंग की है, तो क्या अमित शाह ने उन्हें सलाह दी है कि आप छात्रों की बातों मांगों को मान लें और आप स्वतः इस्तीफा दे दें, क्योंकि लगातार विपक्षी दल भी शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि सदन की कार्रवाई कल यानी 11 बजे से जैसे शुरू होगी, तो उस वक्त क्या विपक्षी दल के जो तेवर है वो भी तलक रहेंगे या फिर अभी सदन को चलाने में उनकी मदद होगी। दूसरी तरफ बात करें तो जो सीजेपी के जो संस्थापक हैं अभिजीत दीपके, उन्होंने भी अमर अनशन किया था। हालांकि सरकार के तरफ से उन्हें वार्ता के लिए कॉल किया गया, उसके बाद उन्होंने अपना अनशन तोड़ दिया और सरकार से उनकी वार्ता शुरू हो गई। अब ऐसे में क्या वार्ता में जो छात्र अपनी बात रख रहे थे, अभिजीत दीपके अपनी बात रख रहे थे, सरकार उनकी बातों को मान ली है या नहीं, क्योंकि अभी तक सरकार के तरफ से किसी भी तरह का कोई दिशा निर्देशित भी जारी नहीं किया गया है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि कल सदन की कार्रवाई शुरू होती है, उस वक्त विपक्षी दल के जो तेवर हैं वो किस तरह के रहते हैं। इंडिया वॉइस के लिए दिल्ली से अरविंद कुमार। खबर लखनऊ से है, जहां पर हजरतगंज चौराहे पर भगवान श्री कृष्ण को लेकर दिए गए कथित बयान के विरोध में प्रदर्शन किया गया। बीजेपी नेता मनीष यादव के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और यादव समाज के लोग शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने मौलाना जर्जिश के खिलाफ नारेबाजी की और उनका पुतला दहन किया। प्रदर्शन का जायजा लेते हुए प्रदर्शनकारियों से बातचीत की है लखनऊ से सहयोगी बसंत मिश्रा ने। पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव के खिलाफ नारेबाजी लगाए जा रहे हैं, साथ में मौलाना का यहाँ पर पुतला फूंका जा रहा है। मनीष यादव बीजेपी के जो नेता हैं, इनके द्वारा लगातार यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है, लगातार समाजवादी पार्टी के खिलाफ नारेबाजी की जा रही। चूंकि एक मौलाना के द्वारा विवादित बयान दिया गया था, उसी कड़ी में आज यहाँ पर हजरतगंज चौराहे पर जो तमाम सारे बीजेपी के कार्यकर्ता थे वो पहुंचे, साथ में मनीष यादव हैं यहाँ पर पहुंचे, पुतला फूंक रहे हैं। तो ऐसे में लगातार बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी मौलाना का समर्थन कर रही थी, उसी की कड़ी में आज यहाँ पर मौलाना का पुतला फूंका जा रहा है। जो यहाँ पर बीजेपी के नेता हैं मनीष यादव लगातार पुतला फूंक रहे हैं। तो ऐसे में दूसरी तरफ आपको दिखाना चाहेंगे तमाम सारे यहाँ पर फोर्स भी तैनात की गई है, क्योंकि लगातार यहाँ पर अखिलेश यादव का बयान हो, चाहे मौलाना के द्वारा एक बयान दिया गया था, उसी कड़ी में आज यहाँ पर पुतला फूंका जाए। हमारे साथ बात करने के लिए मनीष जी, आज यहाँ पुतला फूंका क्या कहेंगे? अखिलेश यादव का पोषित मौलाना जिसने प्रदेश में माहौल खराब करने की कोशिश की, भगवान श्री कृष्ण को मुसलमान बताया है, उसका पुतला फूका गया। अगर अखिलेश यादव इस पे अपना जवाब नहीं देंगे तो अगला पुतला अखिलेश यादव का फूका जाएगा। मनीष यादव थे जो यहाँ पर मौलाना के द्वारा भगवान कृष्ण पर टिप्पणी की गई थी, उसी के चलते यहाँ पर आज मनीष यादव के द्वारा पुतला फूका गया है। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश साथ बसंत मिश्रा, इंडिया वॉइस, लखनऊ। वाराणसी के ज्ञानव्यापी मस्जिद विवाद का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने के कारण इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई स्थगित कर दी। अब इस पूरे मामले में अगली सुनवाई 24 अगस्त को होगी। क्या है पूरा मामला, जानकारी दे रहे प्रयागराज से सहयोगी शोएब रिजवी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आज ज्ञानव्यापी मस्जिद में वजू खाने के मामले को लेकर के सुनवाई होनी थी, लेकिन चूंकि
इस पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, इसलिए आज इलाहाबाद हाई कोर्ट की इस मामले में सुनवाई नहीं हो सकी। अब 24 अगस्त को इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक बार फिर इसकी सुनवाई होगी। फिलहाल पूरा मामला बनारस से जुड़ा हुआ है, जहां पर वजू खाने को लेकर के एएसआई से जांच कराने की मांग की गई है और इसी को लेकर के कोर्ट में पूरा मामला चल रहा है। आज इस मामले में सुनवाई होनी थी, लेकिन चूंकि कोर्ट को बताया गया कि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, तो इस वजह से कोर्ट ने अब इसकी तारीख 24 अगस्त कर दी और 24 अगस्त को इस पूरे मामले में सुनवाई होगी। फिलहाल ये एक बहुत ही चर्चित मामला है, ज्ञानवापी से जुड़ा हुआ है, जहाँ पर जो वजू खाना है उस पर सिंगार गौरी की तरफ मंदिर की में जो वहाँ के याचिकाकर्ता है उन्होंने इसको शिव का रूप बताया और उसी वजह से वहाँ पर पूरे मामले को लेकर के कोर्ट में जांच की मांग की गई थी और इस पूरे मामले की एएसआई से जांच कराने की बात कही गई थी। इसी को लेकर के अब पूरा मामला कोर्ट में चल रहा है। फिलहाल आज सुनवाई नहीं हो सकी, अब 24 अगस्त को इस पूरे मामले में सुनवाई होगी। शोएब इंडिया वाइस प्रयागराज। इधर राजधानी लखनऊ में 4 मंजिला सरकारी बिल्डिंग में भयंकर आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि धुएं की ऊंची ऊंची लपटें 2 किलोमीटर दूर से भी दिखाई दे रही थी। फिलहाल इस घटना में किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। घटना का जायजा लेते हुए पूरी खबर बता रहे लखनऊ से सहयोगी अजहर खान। हजरतगंज स्थित जवान भवन बिल्डिंग में आग लगने से हड़कंप मच गया। मेरे पीछे की तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये वो बिल्डिंग है। इसकी स्थिति कितनी जर्जर है और इसकी कैंटीन में आग लगने से तमाम यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। मौके पर लगभग 15 की दमकल गाड़ियां जो हैं वो यहाँ पर पहुंची और लगातार आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से जो दमकल कर्मी है वो आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये कैंटीन है जवाहर भवन की 5वें तल पर। यहाँ पर आग इधर महाराजगंज के देवरिया शाखा नहर में फंसी गंगा डॉल्फिन को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। करीब एक सप्ताह से नहर में नजर आ रही डॉल्फिन को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए वन विभाग की टीमें जुटी हुई हैं। गोरखपुर, महाराजगंज और कुशीनगर वन प्रभाग की संयुक्त टीम के साथ लखनऊ से पहुंची टर्टल सर्वाइवल अलायंस यानी कि टीएसए की विशेषज्ञ टीम भी अभियान में लगी हुई है। पूरी खबर बता रहे हैं महाराजगंज से सहयोगी अनुराग जायसवाल। महाराजगंज जिले में बीते एक सप्ताह से देवरिया शाखा नहर में दिखाई दे रही डॉल्फिन कौतूहल का विषय बनी हुई है। लगभग 5 फीट लंबी डॉल्फिन लगातार क्षेत्र में दिखाई दे रही है, जिसके बाद वन विभाग की टीम सक्रिय हुई है। रविवार को लखनऊ से पहुंची टीएसए और गोरखपुर, कुशीनगर और महाराजगंज की वन विभाग की टीम देवरिया शाखा नहर में डॉल्फिन के रेस्क्यू का प्रयास कर रही है। इस वक्त हमारी मौजूदगी है महाराजगंज जनपद के अहिरौली गांव के समीप। यहाँ पे तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि अब से कुछ देर पहले इसी नहर में डॉल्फिन दिखाई दी थी। ग्रामीण बता रहे हैं कि लगातार एक सप्ताह से अधिक समय से डॉल्फिन यहाँ सक्रिय है। वही बीते 24 घंटे बीत जाने के बाद भी अब तक वन विभाग की टीम को सफलता हासिल नहीं हुई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि डॉल्फिन का सुरक्षित रेस्क्यू कब तक हो पाता है। इंडिया वॉइस के लिए महाराजगंज से अनुराग जायसवाल। इधर कानपुर में भारी बारिश हुई, जिससे पनकी रतनपुर रोड पूरी तरह जलमग्न हो गया। कई जगह पानी इतना भर गया कि सड़क और नाले का फर्क तक खत्म हो गया। 2 पहिया और 4 पहिया वाहन रेंगते नजर आए, जबकि पैदल चलने वालों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जायजा लिया कानपुर से सहयोगी कुशाग्र अवस्थी ने। जहाँ एक तरफ स्मार्ट सिटी और विकास के दावे किए जा रहे हैं, वहीं कानपुर शहर अभी भी जल भराव की समस्या से जूझ रहा है। इस समय हम कानपुर की पनकी और रतनपुर रोड पर खड़े हैं। ये एक मेन रोड है जहां से पनकी और रतनपुर की कनेक्टिविटी होती है। इसी रोड पर मैं चाहूंगा अपने कैमरामैन से कि वो आपको दिखाए कि पूरी रोड जलमग्न हो चुकी है। रोड दिखने का कोई सवाल नहीं है, केवल पूरी रोड में पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है। इधर देश भर में प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इसी बीच कानपुर की छात्रा आर्या सिंह ने भी नीट यूजी 2026 री एग्जाम के रिजल्ट पर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि ओएमआर सीट के अनुसार उनके 609 अंक बन रहे थे, लेकिन एनटीए की वेबसाइट पर रिजल्ट देखने के दौरान कुछ घंटों के भीतर उन्हें अलग अलग स्कोर दिखाई दिए। देश में लगातार पेपर लीक, परीक्षाओं के रद्द होने और रिजल्ट को लेकर सवाल उठ रहे हैं। वहीं इन्हीं सब मुद्दों को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर में भी सोनम वांगचुक आज लगातार 20 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं और देश में शिक्षा व्यवस्था की सुधार को लेकर मांग कर रहे हैं। वहीं अब कानपुर की आर्या सिंह छात्र ने नीट यूजी 2026 री रिजल्ट को लेकर एनटीए के ऊपर कई सवाल खड़े कर दिए हैं।
आर्या सिंह के मुताबिक उन्होंने एनटीए के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा है कि एनटीए ने उनकी 3 बार ओएमआर शीट अपलोड करी है, जिस पर जब उन्होंने पहली बार अपनी ओएमआर शीट खोली तो उसमें 609 अंक थे। वहीं 2 घंटे बाद जब उन्होंने दूसरी बार अपनी ओएमआर शीट खोली तो उसमें 540 अंक थे। और वहीं जब उन्होंने उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा और व्यवस्थाओं के मद्देनजर एक अहम बैठक होने जा रही है और इस बैठक में प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी शामिल होंगे। पूरी खबर बता रहे हैं मेरठ से सहयोगी अली मेहंदी। आगामी कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन ने अपनी पूरी कमर कस ली है। उसी क्रम में आज मेरठ में प्रदेश के डीजीपी और मुख्य सचिव का दौरा रहा। मेरठ कमिश्नरी में दोनों ही अधिकारियों ने बैठक करी। इस बैठक में 5 राज्यों के अधिकारी मौजूद रहे, जिसमें दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, यूपी, इन सभी जो राज्य हैं इन सभी के अधिकारी डीजीपी के साथ में मौजूद रहे। डीजीपी ने साफ तौर पर कहा है कि हर वर्ष के मुकाबले इस वर्ष भी कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराना है, ताकि एक पूरे देश में अच्छा मैसेज जा सके, क्योंकि मेरठ एक सेंटर पॉइंट है। यहीं से लगातार कांवड़िया निकलते हैं और अलग अलग राज्यों में यहाँ से जाते हैं। उनके तो रिपोर्टर्स लाइव में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।